हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ कुमार सर। मैं आप लोगों को क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एकेडमिक जो सिस्टम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो स्टार्टिंग में मैं आपको टर्म 1 का बताऊंगा। टर्म 1 सब्जेक्ट सिलेबस फिनिश करने के बाद टर्म 2 को बताऊंगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द दिस टॉपिक, सब टॉपिक, फर्स्ट वी लर्न अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये टॉपिक जो है आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, जो कि क्लास 12 में नहीं है। क्लास 12 में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोग जो 11 में पढ़ चुके हैं रिलेशन के बारे में, और उसका ब्रीफ आइडिया मैं अभी इस सेशन में दूंगा। उसके बाद मैं मेन टॉपिक पर आऊँगा। तो अब लोग हम चलते हैं, सीखते हैं। So before starting this main topic, we learn about the Cartesian products, relations, and then we come into the main point, types of relation. तो देखिए क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जब भी प्रोडक्ट का बात आता है, इंटू मल्टीप्लाई का बात आता है, तो दो नंबर के बीच में होता है, जो आप लोग क्लास 2 और 3 से ही चलते पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि हमने जो है दो सेट ले लिया है। एक सेट ले लिया ए, जिसका एलिमेंट ले लिया सपोज 1 2 3, एंड अनदर सेट ले लिया बी, जिसका एलिमेंट मैं ले लिया 4 एंड 5। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी एलिमेंट को ले सकते हैं, जो ही नहीं है कि जो मैंने लिखा वही एलिमेंट होगा। आप कुछ भी एलिमेंट को आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट क्या ले सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा भी एलिमेंट नहीं लेना है। एग्जामिनेशन के टाइम में जो है ज़्यादा बड़ा एलिमेंट लेने से फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट ए का एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 5। ये जो मल्टीप्लाई होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब जो है आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, एक्स एंड वाई फॉर्म। एक जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर पेयर में ये एलिमेंट होता है, इसी को हम लोग इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, और ये रिजल्ट होगा 1 4, then 1 5, 2 4 and 2 5, 3 4 and 3 5। तो अब जो है इसको, ये मेरा जो है रिजल्ट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये जो सेट होगा, आप दोनों सेट जो होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको रिवर्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो रिवर्स मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको देखिए आप। ऑल्सो बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मीन्स बी का एलिमेंट पहले लिखेंगे 4 5 मल्टीप्लाइड बाय element of a 1 2 3, and we get here 4 1 4 2 5 4 3 5 1 5 2 5 3। तो इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया रिवर्स ऑर्डर में, यानी जो पहले ए क्रॉस बी था अब वो बी क्रॉस ए हो गया। अब इसमें जो है इसको एलिमेंट को आप कंपेयरिंग करके देखिए, तो यहाँ 1 4 है, यहाँ 4 1 है, यहाँ 1 5 है, यहाँ 5 1 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 2 है, 2 5 है तो 5 2 है, 3 4 है,
4 3 है, 3 5 है, 5 3 है, जस्ट रिवर्स हो गया, ऑर्डर इसका चेंज हो गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, वहाँ काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, इसका भी काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, number of elements in both the Cartesian products are same. It means and number of A cross B is equal to number of B cross A is equal to 6. So number of elements in both the Cartesian products are same here, but the order pair elements are not same. तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मालूम होने के बाद इसी पर डिपेंड करता है हम लोग का जो डिफिनीशन है वो रिलेशन पर, कि रिलेशन क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि रिलेशन का मतलब होता है हिंदी में संबंध। आप लोग को पता है जैसे जो है माँ पिताजी के साथ में क्या रिलेशन है, बाप बेटे के साथ में क्या रिलेशन है, भाई बहन के साथ में क्या रिलेशन है, वो नॉन है। तो वो रिलेशन जो सोसाइटी के साथ में होता है, मैथमेटिक्स में भी उसी तरह का रिलेशन होता है। इसमें रिलेशन जो है हम लोग नंबर सिस्टम के साथ यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ यूज करते हैं, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग किसी को भी हम लोग लेकर बना सकते हैं रिलेशन। तो यहाँ पर अब रिलेशन की बात आते हैं। तो अब रिलेशन देखिए किसको बोलते हैं। तो अब रिलेशन में जो है आ जाते हैं हम लोग रिलेशन। तो ये जो मैंने बताया था आपको जस्ट अभी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो 2 नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं, ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीख भी गए होंगे कंसेप्ट को। अब हम चलते हैं कि ये हमारा सेम एग्जाम्पल रहेगा। इसी एग्जाम्पल से मैं डिफिनीशन को भी बताऊँगा ये कैसे आता है। तो यहाँ तक मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ रिलेशन में। अब जो ये जो दो सेट है ऑलरेडी नोन है पहले से, A एंड B, एंड वी फाइंड हियर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस B निकालने के बाद ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो यहाँ से आप कम से कम मिनिमम 6 जो है सबसेट बना सकते हैं। और आप क्लास जो है 11 में जो है आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो कितना होता है 2 to the power n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें है वो लेके चलेंगे आपका वो आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी आपको नोन है। तो अब यहाँ से एक हम अलग सेट निकालते हैं ऑर्डर पेयर का। तो वी हैव एक सेट ले लिया, सेट का नाम बाद में हम लिखेंगे। यहाँ से अब लिख लेते हैं कि 1 4 2 4 एंड 3 4। यहाँ से मैंने 3 ऑर्डर पे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब देखिए कि ये जो एलिमेंट है, अब इसका नाम दे दिया, इसका नाम हम दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं R। ये जो सेट आया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये एक सेट निकाला है R, जिसका ऑर्डर पे एलिमेंट 1 4 ये A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है। 2 4 ऑल्सो बिलोंग्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, and 3 and 4 this order pair element is also belongs in Cartesian product of two sets A and B. It means this is the subset of A cross B. As you know, what is the definition of subset of set? Means if suppose here every element of this set is in Cartesian product of A cross B, means this set R is here subset of A cross B. तो जो इसका सारा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का इसमें है, इसलिए ये जो टर्म R है यह इसका रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन क्लियर हो गया। इट मीन्स ए रिलेशन फ्रॉम
नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, क्योंकि दो सेट के बीच में रिलेशन होता है इसलिए दो एलिमेंट यहाँ से लिया गया है और दो सेट का एग्जाम्पल लेकर बनाया गया है। तो ए रिलेशन फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया, यही मेन डिफिनीशन हो गया कि हाउ कैन यू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? आई थिंक you all are clear from this example. Now we come to the point कि how can you represent in arrow diagram। तो arrow diagram से इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। We take two oval A and B. Write here the element of set A 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. This is the point indicate the element, and set B element is 4 and 5. Now from this relation R we represent here कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 जो ऑर्डर पे एलिमेंट है 1 और 4, इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है ये ऑर्डर पेयर में कौन कौन सा टर्म आता है उसी को रिलेट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म आता है वो हमारा फर्स्ट सेट का होगा, जो सेकंड टर्म आता है एलिमेंट वो सेकंड टर्म का होगा, यानी सेकंड सेट का होगा। अब 1 का रिलेशन 4 के साथ में है तो 1 को 4 के साथ में एरो अटैच करते हैं। फिर जो है 2 का जो है 4 के साथ में है, 2 को 4 के साथ में भी हम यहाँ पर अटैच करते हैं। और 3 के साथ 4 है तो 3 को भी हम यहाँ 4 के साथ में एरो से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये जो इंडिकेशन हो गया कि 1 इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट एसोसिएटेड विद 4 द एलिमेंट ऑफ सेट बी, 2 इज एसोसिएटेड विद 4 also here the element of set B, and 3 which is of the element set A is also associated with the element 4 of the set B. But we see here this 5 is not related with any element of set A. According to this, इसका मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये क्या हो गया, वो आपको आते रहेगा। हो सकता है इसके साथ भी आ जाएगा, वैसा एलिमेंट यहाँ पे एक ले लेंगे, 3, 5 ले लेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे उस 3, 5 के बीच में। अगर यहाँ पर इस R में ये रिलेशन में अगर नहीं है वो टर्म तो उसके साथ यहाँ रिलेट नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है ये है हमारा रे डायग्राम, एरो डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। ये जो है एलिमेंट सेट ए, every all the element of set A is known as domain. Means in Cartesian product of A and B, the set A is said to be domain, set B is said to be the codomain. Codomain. Set B is said to be the codomain. लेकिन यहाँ पर एक टर्म आता है रेंज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेंज को समझने के कुछ बहुत सारे वैसे बच्चे हैं कि डोमेन एंड कोडोमेन को समझ तो जाते हैं कि रेंज को नहीं समझते हैं। उनको कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि रेंज और डोमेन में क्या रिलेशन है। दोनों सेम तो नहीं आता है, जबकि दोनों में कभी कभी एलिमेंट कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोडोमेन जो होता है इसमें जो रेंज आएगा, वो रेंज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। कोडोमेन होता है। किसको बोलते हैं रेंज? तो सेट ए का एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है सेट बी के जिस एलिमेंट के साथ में रिलेशन है, जिस एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड है, उसी वही एलिमेंट उसका रेंज होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है अगर हम वो कहें यहाँ पर कि रेंज जो होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो ये होगा रेंज ऑफ रिलेशन आर इज हियर ओनली 4,
क्योंकि 4 के साथ में ही यहाँ पर रिलेशन है, ये एलिमेंट ऑफ सेट ए का 5 के साथ में नहीं है। अगर इसके साथ में रिलेशन होता तो ये भी इसका रेंज में चला आता। तो ये था हमारा रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, जो मेन टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक को आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो है आप देखिए क्या क्या आता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिलेशन, एक आता है नल रिलेशन। नल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवॉइड। दूसरा भी इसका नाम भी होता है AVOI, एवॉइड रिलेशन। और एक और नाम होता है इसका, एवॉइड, नल, सब का मीनिंग होता है खाली। थर्ड नाम होता है एम्प्टी रिलेशन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आता है, दे हैव द सेम मीनिंग। ओके, तो नल रिलेशन किसको बोलते हैं? नल का मतलब कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट का किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। सपोज जो है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हमने, एग्जाम्पल से मैं इसको बता रहा हूँ। पहले इसको डिफिनीशन को देख लीजिए कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to set B is called null relation if R is equal to 5. R is equal to 5. 5 the symbol of empty, null, avoid. तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको हम बता रहे हैं। लेट A इक्वल टू 2, 4, 6 and B equal to 7, 11. Then R is equal to AB such that A belongs to set A, B belongs to set B and A plus B is equal to even. ये डिफाइन किया गया है इस रिलेशन में। तो यहाँ से पहले ये रिलेशन को हम लोग निकाल लेते हैं, उसमें ये डिफाइन करके देखते हैं कि क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए कि नहीं। तो हेयर R इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2, 7, 2, 7, 2, 11, 4, 7, 4, 11, 6, 7, 6, 11। अब ये जो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये ऑर्डर पे पहले इसको रिलेशन ले लिया। अब इसको देखिए, यहाँ डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर पे एलिमेंट जो आया है उस दोनों को प्लस करने से इवन आना चाहिए। तो आप यहाँ चेक कीजिए, तो 2 + 7 यहाँ चेक कर रहे हैं, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, 2 + 11 कितना हो जाएगा 13। सिमिलरली 4 + 7 11, 4 + 11 15, 6 + 7 13, 6 + 11 17। तो जो रिजल्ट आ रहा है 9, 11, 9, 13, 11, 15, 13 एंड 17, ये प्लस करने से, क्योंकि यहाँ पर यहाँ प्लस का डिफाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, चेक कीजिए कि ये 9, 13, 11, 15, 13, 17 ये जो नंबर आपको मिला है,
क्या यह इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ये तो सिंपली कोई भी छोटा बच्चा जो है क्लास 4-5 में है तो बता देगा कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। तो यहाँ इससे ये हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ बोल रहा है कि इवन आना चाहिए, जबकि रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इसका मतलब कि ये सब कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। इसका मतलब कि ये जो है हमारा नॉट इक्वल टू इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू दिस। इसका मतलब कि जो नहीं है कोई भी एलिमेंट, तो R जो क्या हो गया हमारा 5 हो गया। 5 मतलब नल हो गया, एम्प्टी हो गया। तो इस तरह जो डिफाइन किया हुआ है उसको आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब भी करेंगे तो आप उसको पेपर में करेंगे, आप दिमाग में करेंगे तो कोई भी रिजल्ट जो है एक आध मिस करने से लगेगा कि एक इवन आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो काउंट हो जाएगा। तो ये था हमारा नल रिलेशन, एबॉर्ट्स रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। और एक चीज़ और, यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है हमारा यूनिवर्सल। सेकेंड है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं? तो ये रिलेशन R from set A to set B is called universal relation if R is equal to A cross B। मतलब total element, all the elements of Cartesian product A and B is also known as the universal relation. So for example here, let A is equal to 2, 4, 6, B is equal to 7, 1, and then we get here the Cartesian product of A and B is here 2, 7, 2, 11, 4, 7, 4, 11, 6, 7, 6, 11। तो ये जो रिजल्ट आया टोटल एलिमेंट्स, दिस इज सेड टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं समझता हूँ व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड यूनिवर्सल रिलेशन, और थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो थर्ड को भी देखिए, आइडेंटिटी इसको कैसे बोलते हैं, क्या इसका डिफिनीशन है? तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी relation if R is equal to AB such that A belongs to A, B belongs to B, and A related to A related to A is equal to A is equal to B। दोनों एलिमेंट इक्वल होगा, A is equal to B। तो अब इसको अगर एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3। तो इसको जब हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसको देखते हैं हम लोग क्या निकलता है। तो 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3। तो we have here
R इज इक्वल टू, यहाँ से उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो सेम टू सेम हो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A इज इक्वल टू B, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेम टू सेम कौन सा एलिमेंट है, ओनली 2 2, ओनली 2 2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? A relation or in a set A is called a reflexive relation if A or A. A means A related to A associated with A, or all A belongs to set A, or in other words A belongs to R। जो ऑर्डर पे एलिमेंट होगा वो R में होना चाहिए, रिलेशन में सेम टू सेम होना चाहिए, और ऑल A belongs to A। तो यहाँ पर हमने जो है, आपको कन्फ्यूजन होगा कि पहले सर लिखते थे बताए हैं कि 2 सेट लिया जाता है रिलेशन के लिए। तो यहाँ ए रिलेशन आर इन ए सेट ए कहने का मतलब कि फ्रॉम सेट ए आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। यहाँ पर बी की जगह पे भी सेम एलिमेंट में सेम सेट में हम लोग डिफाइन करते हैं, इसलिए कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है किसी को कि ये कैसे हो गया। तो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से अगर हम बताते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लें कि ए एक सेट हो गया 1 2, अनदर भी ए सेम हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि ए क्रॉस ए जब निकालते हैं तो रिजल्ट आता है 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 2, और रिजल्ट इसका आता है 1 2 1 1 सॉरी 1 1 1 2 2 1 2 2, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो कहने का मतलब है कि रिलेशन आर इन ए सेट, बोलने का मतलब दूसरा अगर सेट बी नहीं लेते हैं तो मीन्स ए टू ए ही होता है हमारा। अब यहाँ से उस टर्म को सिलेक्ट करेंगे 1 1 सेम टू सेम 2 2, तो 1 1 2 2 वाला जो सेट होगा यहाँ पर उसको हम लोग आर ले लेंगे 1 1 एंड 2 2। ये जो सेट हो गया ये इसमें बिलोंग कर रहा है सेम टू सेम, इसलिए यह जो रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन जो होगा वो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन द सेम वे we define the next symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन जो है यहीं से रिजल्ट आता है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड symmetric relation if A or B implies B or A, for all A B belongs to set A। In other words, this may be also written like this: A B belongs to R is implied as B A also belongs to R, for all A B belongs to A।
मीन्स अगर ए भी एलिमेंट है तो उसका रिवर्स एलिमेंट भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर वो सिस्टम इसमें अप्लाई होता है तो इसका मतलब कि यह जो है हमारा रिलेशन आर जो है वो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्रांजिटिव। तो थर्ड में हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में ये क्या है। नेक्स्ट 4, 5 देन 6 में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R in a set A is called a transitive relation if A related to B and B related to C। थ्री टर्म्स के, थ्री एलिमेंट्स के बीच में होगा A, B and C। A related to B and second term of this may also be related to another term C, and this may be implied as A related to last C, A related to last C for all A, B, C belongs to set A। तो और इसको अगर सिंबॉलिकली दूसरे वे में लिखेंगे तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC also belongs to R for all A, B, C belongs to set A। इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो एलिमेंट है रिलेशन आर का है, उसी आर में जो है बी सी भी होना चाहिए। और ये दोनों में इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसका लास्ट टर्म सेकेंड टर्म लेते हैं, तो ए और सी बचता है। क्योंकि बी दोनों का जो है कॉमन हो गया, ये जो है ओमिट हो जाता है, तो ए और सी को यहाँ लेते हैं पेयर एलिमेंट में। और ये ऑर्डर पेयर में जो है ये एलिमेंट भी इस आर में होना चाहिए। क्लियर? अगर ये एलिमेंट इस आर में नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा ये डिफिनीशन रॉन्ग हो जाएगा, अनदर डिफिनीशन में चला जाएगा। तो इसलिए आप जो है ट्रांजिटिव के लिए ए और सी आर में बिलोंग करना मस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि वी ऑल आर नोन एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म टाइप्स ऑफ रिलेशन like as empty relation, universal relation, identity relation, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation। मैं समझता हूँ आप लोग सब को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और आता है, वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं समतुल्य। इक्विवेलेंस में समतुल्य। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो टर्म आता है वो हमारा आता है नेक्स्ट टर्म में जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास 12। और ये रिलेशन जानने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन जानने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को जानना जरूरी है। अगर ये नहीं मालूम है तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं। इट मीन्स द definition of equivalence relation depends upon the definition of reflexive, symmetric and transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब जो है इसको हम लिख सकते हैं एक रिलेशन आर इन ए सेट ए is called an
equivalence relation if अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ तो बेटर होगा। A relation R in a set A is called an equivalence relation if number 1 R is reflexive relation, that is A belongs to R belongs to R for all, A belongs to A. Number 2, R is symmetric relation if, that is AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to set A. And number 3, R is transitive relation, that is AB belongs to R and BC belongs to R implies AC must belongs to R for all A, B, C belongs to set A. ये तीनों कंडीशन होल्ड करना जरूरी है। If any one of these three conditions is absent, we can't define the equivalence relation. अगर इसमें से एक भी रिलेशन, या तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी एक नहीं आता है, बिलोंग नहीं करता है, तब वो क्या होगा, आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन नहीं करता है, नहीं करेगा। इसका मतलब कि फॉर डिफाइनिंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन, these three conditions, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation must be defined in this relation R. तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन का, जो आपको क्लियर हो जाएगा और भी एग्जाम्पल से। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Let set A is equal to 1, 2 and 3. Then Cartesian product of A and A means A cross A means 1, 2, 3 cross 1, 2, 3, and we get the result 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 1. And we have, यहाँ से R रिलेशन लेते हैं, यहाँ से एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। तो डिफिनीशन को आपको माइंड में रखना होगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वी चूज द एलिमेंट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। तो यहाँ से चूज करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको लिखेंगे एलिमेंट को अपनी मर्जी से यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं। तो आप जो है यहाँ देखिए कि रिफ्लेक्सिव में ए मतलब सेम टू सेम आना चाहिए, तो सेम टू सेम हम ले लिया 1, 1। ओके, दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ में 2, 2 भी ले सकते हैं आप, 2, 2 भी ले लिया सेम टू सेम। अब जो है
नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक में आते हैं, तो ए बी यानी दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं ये 1 2, यानी पहले ऑर्डर में लिखेंगे जैसे है उसको पहले लिख लेते हैं, ये 1 2 ले लेते हैं और ये 2 2। तो 1 2 लेने के बाद 1 2 लेने के बाद इसका रिवर्स भी आना चाहिए 2 1, तो इसका 2 1 यहाँ से रिवर्स है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर 1 2 2 1, तो ये भी सेकेंड कंडीशन को यहाँ पर होल्ड करेगा। अब आता है थर्ड कंडीशन में, तो थर्ड कंडीशन में देखते हैं ए बी एंड बी सी, ये बी वाला टर्म जो है इसका स्टार्टिंग है, इसका सेकेंड टर्म, दैट शुड बी इक्वल। वैसा कंडीशन में हम लोग ये एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ से लेते हैं 1 2, तो 1 2 के बाद जो है नेक्स्ट है 1 3, 1 2 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा 2 3, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग 2 3, और 2 और ये मैच करके आता है 1 2 2 3 के बाद आता है 1 एंड इसका लास्ट सेकेंड जो 3, तो 1 3 भी आना चाहिए इसमें, तब जाकर डिफाइन होगा। और इस तरह से अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन which you have in mind, we select the element of Cartesian product of A and A। अब यहाँ पर हम लोग ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसको आप वेरीफाई करते हैं, आप चेक करते हैं, वेरीफाई इसको यहीं पर हम करके देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, तो R इज रिफ्लेक्सिव मीन्स यहाँ से इसको डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में 1 1 है या 2 2 है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ से, तो here 1 1 belongs to R and 2 2 also belongs to R. This implies R is reflexive. यहाँ for all 1 2 belongs to set A। फिर सेकेंड कंडीशन आता है also 1 2 belongs to R implies just reverse should be here 2 1 belongs to R also for all 1 2 belongs to A। It means जब उसका रिवर्स फॉलो कर रहा है तो रिवर्स मीन्स सिमेट्रिक हो रहा है, सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसको भी डिफाइन कर रहा है। एंड थर्ड है कि हेयर, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा सेट लिया हुआ है। हेयर थर्ड के लिए आते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3, नेक्स्ट टर्म आएगा क्योंकि इसका सेकेंड टर्म नेक्स्ट का फर्स्ट टर्म होना चाहिए, तो 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज इसका फर्स्ट टर्म है, इसका सेकेंड टर्म यानी 1 3, ये टर्म रिलेशन R में आ रहा है कि नहीं, तो 1 3 यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे यस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट A। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड R इज ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन जो है होल्ड कर रहा है यहाँ। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन R है वो कैसा रिलेशन आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। तो हैंस फाइनली R is here equivalence relation। तो ये जो है आपका था इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन, हाउ कैन यू डिफाइन द इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जाम्पल। मैं समझता हूँ आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, और कंसेप्ट भी बहुत मैंने इजी वे में आपको बताया, सिंपल से एग्जाम्पल लेकर बताया, तो इसमें मैं समझता हूँ आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ओके, तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर का जो
जो फर्स्ट हमारा जो है रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक का था उसको मैंने क्लियर कर दिया हूँ। आज के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ये मेरा टीचिंग जो है, ये जो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अच्छा लगा है, आप इसको बार बार देखिए, पढ़िए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं समय समय पर जो है आपको मैं आने वाला जो है वीडियो में आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक में अगला बता सकूं, दे सकूं जल्दी से। और इसको बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको समय पर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है उनको भी आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक का या इसके बाद आने वाला टॉपिक का फ़ायदा ले सकें, एडवांटेज ले सकें। क्योंकि इस लॉकडाउन का पीरियड में, कोविड-19 का पीरियड में जो है अभी जो है स्कूल जाना, कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इसका लाभ उठाने दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।